अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल स्मार्ट एक्सेल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ इफ़ बताने लगा हूँ। इफ़ का फंक्शन अब आपको मैं एक वीडियो पे पहले बता चुका हूँ कि किस तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा इफ़ यूज़ करने होते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताने लगा हूँ। जो भी इफ़ के फंक्शन एक से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एक साथ, तो उनको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, यानी इफ़ के अंदर इफ़। नेस्टेड इफ जो होते हैं उसमें ये होता है कि मल्टीपल इफ्स होते हैं एक ही लाइन के अंदर, और वो जो मल्टीपल इफ्स होते हैं उसमें से एक के बाद एक जब कंडीशन उसमें रन होती है, अगर जब तक कि कोई कंडीशन उसमें मीट नहीं करती, उस वक्त तक वो इफ का फंक्शन चलता रहता है। यहाँ तक कि जैसे ही वो किसी एक इफ के फंक्शन को मीट करती है तो वो उसके बाद स्टॉप हो जाता है, फर्दर जो कंडीशन उसमें आगे दी हुई हैं उसके ऊपर नहीं जाता। ठीक है। अब हम इस तरह ये कह सकते हैं कि एक नेस्टेड इफ जो है वो एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, यानी इफ की सूरत में ये काम ये वैल्यू दो, एल्स की सूरत में ये वैल्यू दो। तो इफ की सूरत में अगर कोई एक वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, तो एल्स की सूरत में फिर हम उसको एक और इफ में भेज देते हैं। वहाँ पे भी फिर दो फंक्शन परफॉर्म दो वैल्यूज रिटर्न होनी होती हैं। उसके अंदर भी फिर हम ये करते हैं कि एक इफ की सूरत में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, और एल्स की सूरत में फिर कोई दूसरे इफ में भेज देते हैं, तीसरे इफ के अंदर। तो इस तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ता है। ऐसा होता है कि एक्सेल ने हमें कम से कम 64 इफ्स जो है एक साथ यूज़ करने की फैसिलिटी दी है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। वो कहते हैं कि इससे मतलब बहुत ज़्यादा इफ आप एक साथ यूज़ ना करें, क्योंकि आप इसमें उलझ जाएंगे। कम्प्लेक्स इतना हो जाएगा, पेचीदा इतना हो जाएगा कि उसके अंदर आप बड़ा परेशान हो जाएंगे। तो थोड़ा सा फंक्शन भी स्लो होता है, लेकिन आपकी परेशानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसको फिर किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में जो है हमारे पास एक एक्सेल की शीट है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिन्होंने किसी लैंग्वेज सेंटर पे एग्ज़ाम दिया है, जो उसमें स्टडी करते हुए उन्होंने टेस्ट दिया है, उस टेस्ट का रिजल्ट हमारे सामने दिया गया है। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में क्योंकि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स का नेम्स हैं और उनके सब्जेक्ट्स हैं, फिर उनके मैक्सिमम मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं। हमने जो रिजल्ट क्रिएट करना है, जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो ये है कि परसेंटेज के हिसाब से हमने ग्रेड उनका क्रिएट करना है रिजल्ट। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि जिसकी बेस के ऊपर हम ग्रेड बनाएंगे इनका। इक्वल टू को साइन डाला, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है उसके ऊपर क्लिक किया कि कितने मार्क्स इसने हासिल किए हैं, मल्टीप्लाई का साइन दिया। 100 जो है हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या है यहाँ पर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ये वाला कॉलम, इस पर क्लिक किया तो पता चला F4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय D4, ये फार्मूला बन गया। एंटर करते हैं तो पता चला कि इस स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 95% है। हमने इस फार्मूले के ऊपर दोबारा क्लिक किया, क्योंकि ये हम उसको कंट्रोल C करके मेमोरी में कॉपी करने जा रहे हैं, और उसके बाद अगले जो सेल्स हैं उसके नीचे उस सबको सेट करके उसमें कंट्रोल V से इसको हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V से पेस्ट करने से ये हुआ कि हर स्टूडेंट की जो है अपने अपने सब्जेक्ट पे जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी सारी परसेंटेजेस एक साथ आ गई। वही फार्मूला जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया था वो यहाँ पर सबके लिए इस्तेमाल हो गया। अब ये देख सकते हैं कि किसी सेल के अंदर जो फिगर आ रहा है वो विदाउट डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, और किसी सेल में जो है एक डेसिमल प्लेस के साथ आ रहा है, किसी में 2 के साथ आ रहा है, और किसी में मोर देन 2। तो हम चाहते हैं कि ये तमाम जो परसेंटेज की जो फिगर्स हैं वो यूनिफॉर्म हो जाए, एक जैसी हालत में आ जाए। हमने इस पर राइट क्लिक किया, इस पूरी सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके
यहाँ फॉर्मेट सेल पे हमने क्लिक किया। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके नंबर के टैब में गए, एक विंडो ओपन हुई फॉर्मेट सेल की, उसके अंदर बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। हम नंबर के टैब में गए, नंबर के टैब में जाके नंबर को सेलेक्ट किया। नंबर को सेलेक्ट करके बाई डिफॉल्ट इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर ऑफ डेसिमल्स इसमें नजर आए। तो हमने उसको इसी तरह रहने दिया और ओके पे क्लिक किया। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो वो जो फिगर्स अलग अलग फॉर्म में आ रहे थे सब के सब एक ही फॉर्म में आ गए, यानी जिस परसेंटेज के अंदर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं था वहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरोस आ गए, और जिसके पास डेसिमल के बाद एक फिगर था 87.5 तो वो 87.50 हो गया, यानी वो भी 2 डिजिट पे कन्वर्ट हो गया, 2 डेसिमल्स में। और इसी तरीके से जिस परसेंटेज के अंदर डेसिमल के बाद मोर देन 2 डेसिमल्स नंबर्स थे वो भी 2 डिजिट की हद तक रह गए। 83.3333 इस तरह से था, 83.33 हो गया। इस तरीके से हमने सबको 2 में कन्वर्ट कर लिया, 2 डेसिमल प्लेसेस में। उसके बाद हम इफ का फंक्शन कैसे लिखते हैं। इस नेस्टेड इफ को जो है हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। हम एक हिस्से में भी कर सकते थे, लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड करने की वजह यह है कि आपको इफ का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा ना लगे। ठीक है, हमने एक कॉलम बनाया, यहाँ पर हमने चेक करना है एंड का भी एक फंक्शन है, इसका भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। जब हमने एक वैल्यू को एक रेंज के साथ चेक करना होता है तो हम एंड का फंक्शन यूज करते हैं। अगर हमने एक वैल्यू को किसी एक वैल्यू के साथ कन्वर्ट चेक करना है तो हम डायरेक्टली इसको चेक करते हैं कि इफ ये वैल्यू बड़ी हो या बड़ी छोटी हो दूसरी वैल्यू से। लेकिन अगर हमारे पास ये सिनेरियो हो कि अगर एक वैल्यू इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो और एक साथ चेक करना हो तो हम एंड का फंक्शन यूज करते हैं। एंड का फंक्शन लिखना शुरू किया, उसके बाद हमने चेक किया परसेंटेज को कि परसेंटेज जो है बड़ी है या बराबर है किसके, 90 के। अगर ये परसेंटेज 90 से बड़ी है या बराबर है एंड कॉमा अगली वैल्यू देते हैं, यही परसेंटेज इसी को क्लिक करते हैं, छोटी है या बराबर है किसके, 100 के। यानी अगर परसेंटेज 90 से बड़ी हो और 90 से बड़ी हो या बराबर हो और 100 से छोटी हो या बराबर हो तो उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट अगर ये वैल्यू इसके दरमियान में आती है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, यानी ये कंडीशन ठीक है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि ये जो हेडिंग्स हैं इनको हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इनको हम ग्रेड लिख देते हैं सारे। जब हमने ग्रेड्स लिखे तो मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर ग्रेड्स क्या क्या होते हैं, जो 90 से अबव या उसके इक्वल होता है और 100 से लेस होता है या उसके इक्वल होता है तो वो ग्रेड कहलाता है टॉप। और उसके बाद अगला ग्रेड जो है उससे नीचे जो है A1 होता है, फिर उससे नीचे A होता है, फिर उससे नीचे B होता है, फिर C होता है, फिर D होता है, फिर E होता है, यहाँ तक कि उससे नीचे जो होता है वो फेल कहलाता है। अब हमने इसी परसेंटेज को चेक किया A1 के लिए। हमने चेक किया क्या ये परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 80% के, और यही परसेंटेज छोटी है 90 से। बराबर हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बराबर की सूरत में हम चेक कर चुके हैं कि अगर बराबर हो 90 के तो वो टॉप में आता है, अगर उससे लेस हो तो वो A1 में आएगा। क्लिक किया, उसने बताया कि A1 में नहीं आ रहा। हम इसको चेक क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है इसकी। देखिए हम तो यहाँ चेक कर चुके हैं कि टॉप में है तो ओके, हमें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको हम चेक इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर रिजल्ट के लिए उसमें हमें सबको ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि इस फंक्शन के नतीजे में हमेशा टॉप ही रिटर्न हो, इस रो में फेल रिटर्न हो सकता है। ठीक है, इस रो में जो है कुछ और रिजल्ट उसमें आ सकता है, किसी और ग्रेड में आ सकता है, इस पे किसी और ग्रेड में आ सकता है। ठीक है,
तो हर रो पे क्योंकि हम एक ही इफ का फंक्शन यूज करेंगे, नेस्टेड इफ का, लिहाजा फॉर्मूला में तो हमें सारी ही चीजें चेक करनी पड़ेगी, ताकि जो कंडीशन इस ग्रेड को रिटर्न कर रही है तो वो एप्रोप्रिएट जगह पे वो रिटर्न हो। ठीक, अगले ग्रेड के लिए हमने कैलकुलेशन की कि अगर परसेंटेज बड़ी हो या बराबर हो 70% के और छोटी हो 80% से, तो वो ए ग्रेड में हम कंसीडर करेंगे, जो कि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। उसके बाद हमने बी ग्रेड के लिए कैलकुलेशन की कि अगर परसेंटेज 60% से अबव हो या बराबर हो और 70% से लेस हो तो वो बी ग्रेड में फॉल करेगा। उसके बाद हमने चेक किया कि परसेंटेज अगर 50% से अबव हो और 60% से लेस हो तो वो सी ग्रेड में फॉल करेगा, जो कि यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वही परसेंटेज अगर 40% से अबव हो और 50% से लेस हो तो वो ग्रेड डी में फॉल करेगा, जो कि यहाँ पर नहीं कर रहा। उसके बाद हमने चेक किया कि यही परसेंटेज अगर 33% से इक्वल हो या बराबर हो और 40% से लेस हो तो उसका ग्रेड ई होगा, जो यहाँ फॉल नहीं कर रहा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर परसेंटेज 33% से लेस हो तो उस सूरत में ये फेल कंसिडर होगा, जो कि यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली इस पूरी रो में एक ही वैल्यू ट्रू आएगी, सही आएगी, बाकी सारी वैल्यूज गलत आएगी, क्योंकि परसेंटेज किसी एक के अंदर ही लाई कर सकती है। हमने क्योंकि फंक्शंस में जो नंबर्स की जो रेंज है परसेंटेज की, वो एक स्पेसिफिक वे में यूज़ की है, लिहाजा वो जो रिजल्ट है वो किसी एक ग्रेड के अलावा दूसरे ग्रेड में फॉल ही नहीं करेगा। ठीक है, रिजल्ट के सेल पे हम चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने उसका ये जो ग्रेड है यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इफ का फंक्शन यूज किया। ठीक है, हमने चेक किया कि अगर ए ग्रेड जो है टॉप ग्रेड, इस एल में सेल के अंदर जो है जो ग्रेड है टॉप, अगर वो सही है यानी ट्रू है, तो उस सूरत में कॉमा हम फंक्शन का लगाते हैं, यानी ट्रू की सूरत में रिजल्ट के सेल पे क्लिक करते हैं, यानी जो रिजल्ट ऊपर है ये हम लिख सकते थे टॉप हाथ से, लेकिन हमने सोचा कि इसको तो यहाँ लिखा हुआ है उसी को हम इस्तेमाल करें, तो हमने इस पर क्लिक किया तो ये पता चल रहा है कि अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो उस सूरत में ग्रेड ये होगा। अच्छा, अब इस ग्रेड को हम L3 से भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको डॉलर के साथ लिखा, मॉडिफाई कर दिया, $L $3। इसकी वजह यह है कि जब ये फंक्शन यहाँ से कॉपी करके बाकी रोज के अंदर पेस्ट करेंगे तो ये हेडिंग में जो ग्रेड लिखा हुआ है इसकी जो पोजीशन है रेफरेंस के अंदर वो चेंज ना हो। वी ऑल नो कि जब $L $3 के साथ हम इसको लिखेंगे तो वो कॉपी जितना भी हम करते जाएं कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू है L4 ये हर रो पे L5 L6 L7 L8 ये इसके हिसाब से चेंज होती जाएगी, क्योंकि इसमें हमने डॉलर नहीं लगाया। ठीक है, कॉमा दिया यानी एस की सूरत में अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये हेडिंग देना है टॉप की, अगर कंडीशन गलत हो तो एक और इफ लगा दिया। तो एक और इफ में जाके फिर हमने अगले सेल को चेक किया, जो अगला रिजल्ट है हमारा, कि अगर ये रिजल्ट यानी M4 पे जो रिजल्ट है ये सही हो तो उस सूरत में कॉमा लगा के हमने M4 की हेडिंग देनी है, लेकिन सेम उसी वे में कि $M $3। जब भी हम ग्रेड लिख रहे हैं यहाँ पे तो डॉलर के साथ लिख रहे हैं उसका रेफरेंस, और जब हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो बगैर डॉलर के लिख रहे हैं। कॉमा लगाया यानी एस की सूरत में क्या करना है, एस की सूरत में हमने एक और इफ लगाया, और एक और इफ में हमने एक और ग्रेड को चेक किया कि अगर ये ग्रेड जो है इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है, सही है, तो इसकी हेडिंग $N $3 वो दिखा दे। अदरवाइज अगर वो ये वैल्यू भी गलत है यानी इसका रिजल्ट भी फॉल्स है तो उस सूरत में एक और इफ को चेक किया तो ये हमारा 1 2 3 एक चौथा इफ हमारे पास आ गया। अच्छा, चौथे इफ के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ग्रेड की इस चौथे इफ के अंदर,
तो अगर ये सही है यानी बी ग्रेड में फॉल करता है तो इसका हेडिंग जो है वो यहाँ पे ले दिखा दे हमें, ग्रेड बी यहाँ दिखाएगा। लेकिन अगर वो गलत है तो हमने एक और इफ लिखा ग्रेड सी के लिए, फिर एक और इफ लिखा ग्रेड डी के लिए, फिर एक और इफ लिखा ग्रेड ई के लिए, यहाँ तक कि हमने अब हम इफ नहीं लिखेंगे। क्यों? इसलिए कि अब हमारे पास ये कह सकते हैं कि सही की सूरत में तो हमारे पास आंसर था, लेकिन गलत की सूरत में आंसर नहीं था। कि अगर ये फॉल करता है ग्रेड यानी इस फेल ग्रेड में, तो उसके एल्स की सूरत में क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ये करेंगे ग्रेड ई का जो इफ है कि ग्रेड ई में फॉल करता है, देन ग्रेड ई शो करें। अगर उसमें फॉल्स नहीं करता एल्स, तो उस सूरत में ग्रेड फेल शो करे। तो हमने उसके एल्स के केस में हमने $S $3 इसको हमने रेफर कर दिया कि फेल है ये। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि जितने इफ हमने इस्तेमाल किए हैं, तो ज़ाहिर है हर एक के साथ एक पैरेंथेसिस यूज हुआ है, तो जितने पैरेंथेसिस यूज हुए हैं उतने ही पैरेंथेसिस हमें क्लोज भी करने होंगे। जो हम पहला पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे वो आखिरी इफ का होगा। देखिए इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लोज करता है, ठीक है। दूसरा इफ लगाएंगे तो वो उससे पहले वाले का होगा, दूसरा पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, ठीक है। छठे इफ का होगा, तीसरा पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो वो पांचवें इफ का होगा, ठीक है। चौथा पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो वो चौथे इफ का होगा, और पांचवा पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो वो तीसरे इफ का होगा, ठीक है। और छठा पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो वो दूसरे इफ का होगा, ये वाला, और सातवां पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो वो आखिरी इफ का होगा, पहले वाले का, ठीक है। हमने चेक कर लिया कि तमाम पैरेंथेसिस को जो है हमने अप्रोप्रिएटली क्लोज कर दिया है। अब एंटर दबाएंगे तो उसने फौरन हमें रिजल्ट दिया कि ये वाला स्टूडेंट जो है ये 95% के साथ इसका ग्रेड है टॉप, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर टॉप में फॉल करता है, लिहाजा इसने वो वाला रिजल्ट हमें यहाँ दे दिया। अब हमने इसी सेल को, बल्कि इस पूरी रो को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबा के मेमोरी में डाला। उसकी वजह यह है कि इसी कंडीशन को जो है हमें बाकी रोज के लिए भी चेक करना है, इन्हीं कंडीशंस को। बाकी रोज को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम रैंडमली चेक करें तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारा मकसद था कि हर परसेंटेज को चेक करना और उसके साथ जो है उसका एप्रोप्रिएट ग्रेड जो है वो यहाँ पर हासिल करना, तो वो हमें इस तरह से हासिल हो रहा है। अब क्योंकि ये रिजल्ट जो है लेफ्ट अलाइन हुआ है, तो इसको हम सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कॉलम के हेडर पे क्लिक किया। क्लिक करके यहाँ पर हमने जो ऊपर टैब्स बने होते हैं होम के टैब के अंदर हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज की जो आइकन है उसके ऊपर हमने क्लिक किया, तो ये सारा जो है सेंट्रलाइज हो गया। अच्छा, अब हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो इस जगह पूरा हो जाता है। ये जो कैलकुलेशन हमने अदर कैलकुलेशन की है जो कि इसमें हेल्प कर रही है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो ज़ाहिर है फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर रहा है। तो हम इन वैल्यूज़ को डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि इनको सबको सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके एक मेन्यू आएगा, मेन्यू आके उसके अंदर हम हाइड पे क्लिक कर देंगे, तो ये वैल्यू सारी हाइड हो जाएंगी। तो ये मौजूद होंगी लेकिन नज़र नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं कि ABCDEFGHIJ ये कॉलम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है अगला कॉलम जो है वो T नज़र आ रहा है, बाकी बीच के सारे कॉलम्स हाइड हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मज़ीद वीडियोस के बारे में आप अपडेट रहिए। शुक्रिया।